स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस की कैसी मिसाल, यूपीएससी CSE 2021 परीक्षा में रैंक 120 हासिल करने वाली तनुश्री मीना जी। मैडम, वेलकम टू स्टडी IQ और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं मैडम के बारे में बता दूं तो शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरंडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन JNU and she enrolled herself for MPhil, but वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो हम मैडम से ही सुनेंगे। तो जब मेरा मास्टर्स खत्म हो गया था तो एक साल तक मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं अपना हिस्ट्री में ही आगे फील्ड परस्यू करती रहूं या फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं, बिकॉज मेरा नेट JRF ऑलरेडी क्लियर था हिस्ट्री में मास्टर्स के टाइम पे ही। तो एक वो थोड़ा होता है कि MPhil में एनरोल कर लूंगी तो फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर पाऊंगी। बट तो मैंने अपना MPhil का एग्जामिनेशन दिया। आई गॉट इनटू द MPhil प्रोग्राम इन JNU। तो मैं वहां पे जब अपना फॉर्म सबमिट करने गई तो अंदर एक बहुत ही अनसेटलिंग सा फीलिंग था। ऐसा लग रहा था कि मैं ये फॉर्म तो सबमिट कर रही हूँ बट मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। लाइक मेरा मुंह उतर गया था जब मैं घर से जयपुर से ही गई थी फॉर्म देने के लिए। एक मुझे खुशी नहीं थी मेरा एडमिशन होने के बाद भी। तो मैं वहां गई, मैंने पापा को फोन किया कि मुझे MPhil नहीं करना है, आई डोंट थिंक कि ये मेरा आगे का पाथ है, या फिर मैं नहीं देखती अपने आप को आगे की अपनी पूरी लाइफ में हिस्ट्री परस्यू करते हुए। तो मैं थोड़ा रोने भी लगी कि पापा को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल अगर कर सकूं तो। फिर उसके बाद में मम्मी पापा ने डिस्कस किया और फिर उन्होंने कहा कि जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो। तुमने MPhil का वो प्रोग्राम भी खुद ही से चूज किया था, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम जाके MPhil में एडमिशन लो। तो अगर तुम्हें अब लग रहा है कि तुम सिविल सर्विसेज करना चाहती हो तो वो तुम करो। तो फिर मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी था, मैं घुसने ही वाली थी अपना फॉर्म सबमिट करने, तब मेरे पापा का कॉल आया था इस कंफर्मेशन के लिए कि ठीक है विड्रॉ कर सकते हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैंने तुरंत अपना फॉर्म लिया। मैं सुबह डबल डेकर से गई थी, 6 o'clock की होती है। मैं वापस शाम की डबल डेकर से 5:30 को वापस भी आ गई थी घर पे डिसाइड करके। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे इस सिविल सर्विसेज जर्नी में, जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि यही मुझे करना है। बिकॉज उससे पहले ऑल्दो मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं वही थी, ये भी कर लेती हूँ ये भी कर लेती हूँ, दो नाव में सवार। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, आई टेक द प्लंज और मैं पूरी तरीके से सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ही लग जाऊँ। जैसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट, आई थिंक दैट वाज योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और हम कई बार कहते हैं कि टेकिंग अ डिसीजन टू प्रिपेयर सोली फॉर सिविल सर्विस इज इन इटसेल्फ अ बैटल वन। बहुत सारी चीजें चलती हैं। यू ऑल्सो थिंक कि अगर इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, अगर नहीं हुआ देन, बट वही है अंत में परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। और आज शायद यू वुड अग्री विथ मी कि एक डिसीजन लेना एंड उस पे खरे उतरना, उस पे चलना, एंड देन दैट इज द एक्चुअल थिंग दैट हैपेंस। सो मैडम, आपने जैसे बताया कि विड्रू योर फॉर्म फ्रॉम द विंडोज के बाद प्रिपरेशन, तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? क्योंकि प्रिपेयर करना खुद को कि बस अब सिविल सर्विस की तैयारी करना है और पिछले 2 अटेम्प्ट्स आपने दे रखे थे एंड दैट वर नॉट वेरी ग्रेट, तो व्हाट वाज द माइंडसेट? आई थिंक तो मेरा माइंडसेट सबसे ज्यादा यही था कि नाउ अब मैंने डिसाइड कर लिया है और मैंने खुद से डिसाइड किया। पहले ये था कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी बोलते थे कि सिविल सर्विसेज अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करो। तो मैं एग्जाम दे रही थी, प्रिपेयर कर रही थी साइड बाय साइड विद माय हिस्ट्री का, जो मेरा प्रोफेशनल तरीके से मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी मास्टर्स में, रिसर्च पेपर्स वगैरह। बट फिर जब मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया तो अब ये था कि अब तुमने डिसीजन लिया है और तुम्हें अपने आप को सही प्रूव करना है। नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि अब आगे ही देखना है। और जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में डिसाइड कर लिया है तो किसी भी हालत में इस एग्जामिनेशन को क्लियर तो करना ही है। तो बिकॉज मेरा 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एक प्रीलिम्स का थोड़ा डर सा बैठ गया था कि प्रीलिम्स पहला ही स्टेज नहीं हो रहा है। ऑल्दो मुझे पता है कि मुझमें कैलिबर है, आई ऑलवेज बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, तो मैं कर सकती हूँ ये एग्जाम क्लियर, बस मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो इस माइंडसेट से मैंने स्टार्ट तो किया, बट अनफॉर्चुनेटली अगले 2 अटेम्प्ट्स में मैं GS में तो क्लियर कर पाई बट मैं CSAT नहीं क्लियर कर पाई थी। तो आई थिंक वो पूरा एक फुल सर्कल कि पहले GS नहीं हो रहा था, CSAT हो रहा था 2 अटेम्प्ट्स में, फिर उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स में GS हुआ, CSAT नहीं हुआ। फाइनली 5th अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स में GS और CSAT दोनों क्लियर किया। तो आई थिंक
लाइक व्हाट आई थिंक कि इस अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि अब तो मेरा प्रीलिम्स हो गया है, बिकॉज वो मेरे लिए फर्स्ट हर्डल था। बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि एक बार प्रीलिम्स हो गया तो मैं रैंक लिस्ट में तो डेफिनेटली आने वाली हूँ, मतलब मेंस और इंटरव्यू तो आई एम गोइंग टू डू रियली वेल। उनपे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था। प्रीलिम्स में मुझे थोड़ा डर भी था एट द सेम टाइम, क्योंकि वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, टफ है, तो वो चीज मेरे को एक अंडर कॉन्फिडेंस मुझे कर देती थी। आपने जैसे बताया पिछले 2 अटेम्प्ट में आप जब दे चुके थे, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, उसके बाद फिर लगातार 2 अटेम्प्ट और प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ? मतलब बहुत जरूरी है कि काम कंपोज रहे और आगे जो भी अटेम्प्ट है उसको फिर से दे। आपने भी जैसे कहा कि फुल एक साइकिल में आना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगी कि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और अगले 2 अटेम्प्ट्स में भी नहीं हुआ था, तो ऑफ कोर्स बहुत आपको एंजाइटी होता है, नर्वसनेस होता है, एक ना ऐसा डर सा बैठ जाता है कि प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, अगर फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर होगा तो क्या पता जो ये सपना देखा है मैंने, मेरे पूरे परिवार ने, वो कभी पूरा भी होगा या नहीं। बट उस टाइम पे बहुत जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना। तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी मेरी कैपेबिलिटीज को डाउट नहीं किया। लाइक मेरा प्रीलिम्स 4 बार नहीं हुआ था, बट कभी भी उन्हें एक मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि मैं ये एग्जाम नहीं कर सकती या फिर मुझ में एक सिविल सर्वेंट बनने का कैलिबर नहीं है। सिमिलरली मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग भी मतलब ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों को मुझ पे 100% कॉन्फिडेंस था, और वो मुझे बोलते थे कि तू कर सकती है और तू एक अच्छी डिजर्विंग कैंडिडेट है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो उस चीज से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था। जब वो लोग मुझे बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जब इन लोगों को मुझे देख देख के इतना लगता है कि मैं एक अच्छी सिविल सर्वेंट बन सकती हूँ, तो मुझे खुद पे क्यों डाउट हो रहा है। तो मैं उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लेती थी, मैं अपने पेरेंट्स की मेहनत को एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लेती थी और मेहनत करती रहती थी कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होगा ही। लाइक इट कैन बी डिलेड, सक्सेस कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड। इस अटेम्प्ट में क्या डिफरेंट आपने किया, क्या स्ट्रैटेजी इनकलकेट की? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि प्रीलिम्स में हमेशा थोड़ा डर रहता था और पिछले जब अटेम्प्ट्स बहुत ही ग्रेट नहीं रहे, तो इस अटेम्प्ट में कैसे वो सारी गलतियों को रेक्टिफाई किया और रिफ्लेक्ट किया एग्जामिनेशन में? एक तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने इस अटेम्प्ट में की थी वाज टेकिंग केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ये एग्जामिनेशन प्रोसेस इतना एग्जॉस्टिंग है कि आप अपना मतलब सब कुछ भूल जाते हो, आप खुद की केयर करना भूल जाते हो। तो मैंने कॉन्शियसली, मैं मेडिटेट करती थी, मैं योगा करती थी, मैं दिन में टाइम निकालती थी अपने दोस्तों से बात करने के लिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मेरी बहन और मेरे भाइयों के साथ में। उसके बाद में मैं कभी कभी 15-20 दिन में या 1-2 महीने में अपने दोस्तों से मिलने के लिए चली जाती थी। उसके अलावा आई थिंक क्योंकि मुझे ये था कि मेरा सीसैट नहीं होगा, तो मैंने प्रॉपर सीसैट की भी उतने ही अच्छे तरीके से तैयारी की जितने अच्छे से मैं सीसैट जीएस की करती थी। मतलब मैंने जीएस के अराउंड 70 मॉक्स दिए होंगे, और सीसैट के भी मैंने 30, मतलब 25 से 30 मॉक्स तो दिए ही थे। मैं प्रॉपर यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह देखती थी, मतलब कहीं पे भी मुझे कुछ मिलता था जहाँ पे कोई मैथ्स का ट्रिक समझा रहा है क्योंकि मैथ्स में थोड़ा ऐसा था कि एक तो सीसैट का लेवल भी टफ होता जा रहा है, ऊपर से क्योंकि मेरा टच साइंस मैथ्स से बहुत टाइम से छूट, मतलब मैथ्स से पर्टिकुलरली काफी टाइम से छूट गया था, तो प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं डेली बेसिस पे मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी कि ऐसा हो कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में मैं जब जाऊं तो मुझे कुछ अनफेमिलियर ना लगे, ऐसा लगे कि मैं अपना रोज का ही काम कर रही हूँ। तो उस वजह से मैं इस बार काफी कॉन्फिडेंट थी अपने जीएस वाले पेपर में भी, क्योंकि वो मेरा क्लियर हो ही रहा था। और सीसैट में मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है इस बार सीसैट के लिए। मैंने मैथ्स का हर एक टॉपिक कवर किया है, इंग्लिश मेरा अच्छा ही था, तो वो चीज मुझे काफी हेल्प। और मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मुझे 100% आते थे। तो मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड आई वॉज कम्प्लीटली श्योर कि उसमें से अराउंड 42 to 44 क्वेश्चन तो सही ही हुई। एट मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते, तो वो श्योरिटी और वो कॉन्फिडेंस लेवल वो समथिंग न्यू जो इस अटेम्प्ट में था। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल इट इज बिकमिंग अ लिटिल मोर अनप्रेडिक्टेबल। तो प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है? मैं जनरल स्टडीज की ही बात कर रही हूँ अभी। तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर बहुत चेंज होता जा रहा है, हम देखते हैं कि मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 प्रीलिम्स दे चुकी हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मेरी जर्नी फाइनली खत्म हुई है, पांचों बार के पेपर्स में जमीन आसमान का फर्क था। आप देखोगे कि इनिशियल मतलब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तब थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रीलिम्स होता था, बट ओवर द ईयर्स मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी इज वेल अवेयर कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या एक ट्रेंड है पेपर्स को लेकर के। तो वो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए उन्होंने वो करंट अफेयर्स वाला ट्रेंड एकदम ब्रेक करके
वापस से स्टैटिक पोर्शन की तरफ शिफ्ट कर लिया, जो आप देखोगे कि पहले यूपीएससी ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स बैक जो प्रीलिम्स होता था वो उस तरीके का होता था। तो वही है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप खुद का दिमाग यूज करो rather than डिपेंडिंग ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वो आपको गाइड कर सकते हैं। बट अगर आप 100% से कोचिंग इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस पे रिलाई करोगे तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, बिकॉज यूपीएससी भी बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है कि देखता है कि किस तरीके से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और उस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, बिकॉज सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं बट एट द एंड बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और उनको वो सीट्स फिल करने के लिए बच्चों को फिल्टर आउट करना है। तो आपको बस इतना इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके से आप वो फिल्टरिंग में बाहर ना जाए बट रादर आगे बढ़े। तनुश्री जी, आपने जो चेंजिंग ट्रेंड है यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछती है उसके बारे में बताया, बट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो नए एस्पिरेंट है स्पेसिफिकली उनके लिए जो भी स्टैटिक पोर्शन है क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, तो कितने डीप लेवल तक उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, कितने एस्पेक्ट्स वो कवर करे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ये कहूंगी कि यूपीएससी का सबसे बड़ा चीज ये है कि स्टैटिक पोर्शन में भी द क्वेश्चंस वोंट बी लाइक जो मतलब बाकी स्टेट पीसीएस या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होता है कि आपको डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल वाइज एस्पिरेंट का दिमाग चेक किया जाता है कि वो कितना सोचता है, किस तरीके से वो चीजों को एनालाइज करता है, और उसी हिसाब से प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज आपने कहीं पढ़ी है बट एट द सेम टाइम आप एक आंसर पे नहीं आ पाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन होता है जो मतलब जो फर्स्ट रैंकर है वो भी उतने ही क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएगा ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी के साथ में, और जो बच्चे मतलब नहीं क्लियर कर पा रहे हैं किसी वजह से वो लोग भी उतने ही क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कर पाते हैं। द रियल कॉम्पिटिशन बिगिन उन 40 क्वेश्चन के बाद में कि आप किस तरीके का गेस वर्क करते हैं, आप किस तरीके से उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में अपने दिमाग को यूज करके लॉजिकल आंसर पे कंक्लूड करके आते हैं और अपने आंसर्स को ऑप्टिमाइज तरीके से बबल करते हैं कि जैसे मैं 84 to 85 मतलब मैं 80 to 85 अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे 60 to 70 क्वेश्चन करेक्ट होते थे, 15-20 हमेशा गलत हो जाते थे, तो मेरा उतना मार्जिन में लेके चलती थी कि अगर मेरा नेगेटिव भी हो रहा है तो मेरा स्कोर अराउंड 100 आना चाहिए प्रीलिम्स में। तो वही चीज है कि उस टाइम पे आपका दिमाग आपको जो चीज दे दी है उसको आप किस तरीके से सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करने की बजाय आप उस तरीके को अपने नॉलेज में कैसे यूज करते हैं और एक लॉजिकल क्लियर प्रैक्टिकल बेंड से कैसे उस मोमेंट ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, अब मैं मेंस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। बट इससे पहले थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक थोड़ा रेजिस्टेंस सा होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें, एक बार पूरा बेसिक सिलेबस हो जाए देन। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द राइट टाइम जब उन्हें क्वेश्चंस या मॉक्स लगाने चाहिए? मैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। जैसे मैं क्या करती थी कि जब तक प्रीलिम्स मतलब मैं स्टार्टिंग में ही वो जो डेली क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स हैं, तो मैं डेली के 5-10 करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी और 5-10 स्टैटिक क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी। तो उससे क्या होता था कि अगर मैं मॉक्स नहीं भी कर रही हूँ पूरे साल भर मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक टच में रहता था, बिकॉज प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप एकदम से मतलब अगर उठाएंगे 3 महीने पहले तो आपके जब स्कोर्स बहुत कम आते हैं तो एक घबराहट होने लग जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मेरे मार्क्स आ रहे, बट वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि आप टच में नहीं। तो हर रोज के अगर आप 15, 20 या 50 तक के मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, तो आप एक रेगुलर टच में बने रहते हैं। एट द सेम टाइम आपका दिन का ज्यादातर टाइम मेंस प्रिपरेशन में जाता है। अगर शाम में 1 घंटा आप प्रीलिम्स को भी दे दें तो आप दोनों चीजें कवर करना है। मैं मॉक 3 महीने पहले से देना शुरू करती थी, तो ऐसा होता था कि पहले महीने में मैं ऑलमोस्ट 20-25 मॉक्स दे देती थी, दूसरे महीने में मैं उसे कम करती थी और तीसरे महीने में मैं स्टार्टिंग के एक ही हफ्ते मॉक्स देती थी। तो मतलब मेरा क्लियर था कि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैं मॉक्स देना कम कर दूंगी और मैं रिविजन पे ज्यादा फोकस करूंगी, ताकि जो मैंने मॉक्स इतने टाइम से दिए हैं मैं उनको अपने अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंटरनलाइज कर पाऊँ और एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंट तरीके से प्रिपेयर्ड रहूं कि हाँ मैंने मॉक्स भी दे लिए हैं, मैंने रिवाइज भी कर लिया है और मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर दिया।
करंट अफेयर्स के जो भी सोर्सेज हैं उसको किस तरीके से लिमिटेड रखें, और प्रीलिम्स और मेंस की डिमांड को समझते हुए जो भी करंट हैपनिंग्स हैं उसको प्रिपेयर करें। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि मैंने अपने सोर्सेज को, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद में मैं रात में कोई एक डेली करंट अफेयर्स कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रात में पढ़ती थी, और उसी डेली करंट अफेयर्स को मैं सुबह रिवाइज करती थी। एट द सेम टाइम जब भी मैं मतलब जैसे दिन में सोने वाली होती थी तो एकदम से नींद नहीं आती है, उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जैसे स्टडी आईक्यू हो गया या फिर और भी कोई चैनल, उनका जो प्लेलिस्ट होता है पूरा करंट अफेयर्स का, उसको 2x की स्पीड पे लगाती थी, ईयरफोन्स डालती थी और लेट जाती थी आंखें बंद करके। तो जब वो बजते रहते थे तो ऑलरेडी सबकॉन्शियसली मेरी मेमोरी में बहुत सारी चीजें रजिस्टर हो जाती, और वो सेम प्लेलिस्ट को मैं अराउंड 3-4 बार सुन लेती, क्योंकि लिमिटेड प्लेलिस्ट होता है, आपके पास में टाइम बहुत होता है, तो फ्री टाइम में जब भी अगर कुछ और मन नहीं कर रहा है, फ्री बैठे हो, तो मैं प्लेलिस्ट लगा के 2x पे और उनको सुनती मैडम, अब मैं थोड़ा सा मेंस पे बात करूंगी। ये पहली बार आपने मेंस दिया था, एंड किन खास बातों का ध्यान रखा था मेंस में कि फिर वापस उस साइकिल में नहीं आनी चाहिए, और जो भी चीजें आपने ओवर द इयर्स पढ़ा है उसको अच्छे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करना थी। तो जो मेंस की स्ट्रैटेजी आपकी थी वो क्या थी? तो मैं ये कहूंगी कि मेरे मेंस में 830 मार्क्स आए हैं, और जीएस के चारों सब्जेक्ट में 452, विच इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड स्कोर्स, एंड ऐसे में आई स्कोर 125, और फिर ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री ही था। तो मेरा बहुत क्लियर एक मैंने मतलब गोल्स सेट किए थे कि मुझे पेपर में क्या करना है। सबसे पहला था कि पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, तो मेरे सारे पेपर्स ऑलमोस्ट टाइम से 3-4 मिनट पहले खत्म हो जाते थे, तो मैं हल्का से एक बार गो थ्रू भी कर लेती थी कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन। दूसरा टारगेट था कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लिख के आना है, चाहे वहां पे आपको 1-2 नंबर भी मिल जाए, क्योंकि मेरे पापा बहुत बोलते रहते थे कि 1 नंबर से भी रैंक में डिफरेंसेस की वजह से सर्विस डिफरेंस आ जाता है। तो अगर तुम कहीं पे आधा नंबर भी स्कोर कर सकते हो, 1 नंबर भी स्कोर कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। मतलब वो स्कोप ही नहीं छोड़ना कि अगर आपको नंबर मिल रहा है तो छीनो मार्क्स, वो था। तीसरा ये था कि मतलब वैल्यू एडिशन, मैं बहुत मतलब मैं हर जगह बहुत मैप्स बनाती थी। अगर इंडिया का क्वेश्चन है तो इंडिया का मैप डाल दिया, भक्ति क्वेश्चन में मैं इंडिया का मैप बना के सारे ऑल ओवर इंडिया के जो भक्ति सेंस है उन्हें मेंशन कर देती थी। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो मैं इंडिया का बॉर्डर बना देती थी, सी मतलब सी साइड के जो हमारे इश्यूज है वो हाईलाइट कर देती थी। आईआर में सिमिलर चीज मैं करती थी, और बहुत सारे कमिटीज वगैरह में लिखती थी। एथिक्स में, गवर्नेंस में मैं इतने एग्जाम्पल्स कोट करती थी। मतलब मैंने सबका बहुत एक फॉर्डर मटेरियल बनाया हुआ था, और मैं उसे बार बार रिवाइज करती थी, और वही सेम चीज में जाके अपने एग्जामिनेशन हॉल में करती। और साथ के साथ में टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरी पूरी प्रिपरेशन का मेंस के लिए। मतलब मैंने बहुत रिगरसली टेस्ट किए हैं, और मैं घर पे मेक श्योर करती थी कि मैं टाइम खत्म होने के बाद में एक शब्द भी ना लिखूं। उससे ये होता था कि जब मेरा टेस्ट पूरा नहीं होता था तो एक डर रहता था कि अरे घर पे ही पूरा नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन में हॉल में होगा या नहीं। तो मैं उससे और मेहनत करती, जब भी मुझे लगता था कि यार मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग करती थी, तो मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती थी कि नहीं, सिलेबस नहीं हो रहा है तो सिलेबस को करो। मतलब दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। जिस चीज का मुझे डर था मैं उसको एकदम हेड ऑन टैकल करती थी। मैं डरती नहीं थी, बल्कि मैं उस पर और काम करती थी और मेहनत करती थी, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ये स्कोप ना रहे कि तुमने इस चीज को प्रिपेयर नहीं किया। मैंने सिलेबस का एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है, सबके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और सबको बहुत अच्छे से मैं मेमोराइज करके गई थी कि मैं वहां मेन एग्जामिनेशन में उसको रेप्लिकेट कर। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू की भी बात करना चाहूंगी आपके। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पहला इंटरव्यू था। क्योंकि ये मेरा पहला प्रोफेशनल इंटरव्यू था, इससे पहले मैंने किसी भी चीज के लिए कभी इंटरव्यू नहीं किया था, तो एक डर था कि क्या पता मैं जिस तरीके की पर्सनालिटी शो करूँ वो बोर्ड मेंबर्स को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्या पता मेरी पर्सनालिटी के जो परसेप्ट हैं मैं उनको ढंग से दिखा भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है सब बच्चों के लिए। उस टाइम में बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करना वो आपका मेन टारगेट होता है। तो मेरा ये था कि एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, मतलब प्रेपरेशन के दौरान क्या होता है कि आप बहुत अकेले रहते हैं, और उस तरीके से आपको लोगों से बातचीत करने में इतना आप फ्लुएंट नहीं होते। तो मैं जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ, मैं अपने दोस्तों वगैरह से वैसे भी बहुत बात करती थी, बट उसके अलावा भी मैं और लोगों से बात करना स्टार्ट करा। मैं यूट्यूब पे जो एनालिटिकल वीडियोस हैं यहाँ पे मैं बहुत देखती थी। जैसे मैं स्टडी आईक्यू में आदर्श गुप्ता सर के वीडियोस बहुत देखा करती थी, आदेश सिंह सर के हिस्ट्री वीडियोस बहुत देखती थी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और उनकी वीडियोस मुझे शुरू से बहुत पसंद थे। तो मैं उसको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों टाइम में मैंने आदेश सिंह सर के हिस्ट्री वाले वीडियोस
बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, तो अराउंड मैं 5-6 बार उनको ऑन रिपीट सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। अंकित अग्रवाल सर के इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस में बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक था, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मुझे ये होता था कि मैं एक ऐसा वीडियो देखूं जहाँ बहुत ही सरल भाषा में उन बच्चों के लिए जिनका कभी इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं हो, उनको भी समझ में आ सके वो चीजें। तो मैं ये सब बहुत फॉलो करती थी। इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज के लिए मैं अमित किलोर सर के वीडियोस देखती थी। मतलब इन सबके प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब में सेव किए थे और मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी। तो इन सब के अलावा मैं पर्सपेक्टिव शो है सन पे टीवी का, वो देखती थी। इतिहासा शो है उनका, वो देखती थी। ग्रेविटास प्लस करके है वियॉन का, वो देखती थी। बहुत सारे जो ऐसे शोज जहाँ पे प्रोफेशनल पैनल मेंबर्स आते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल्स बात करते हैं, ये सीखने के लिए कि आपको एक फॉर्मल सेटिंग में अपनी बातें कहने के लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, किस तरीके से पोलाइट तरीके से आप अपनी बातों को आगे रख सकते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के सामने आपको कैसे बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये सब चीजें मैं इन वीडियोस के थ्रू सीखती थी। मैं 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। उसके बाद में मैंने 6 मॉक्स भी दिए थे दिल्ली आके। मतलब मेरा पूरा प्रिपरेशन में आई थिंक इंटरव्यू वाज द ओनली फेज जब मैं दिल्ली आई थी जयपुर से मॉक्स देने के लिए। तो वहां पे मैंने थोड़ा और सीखा, कुछ चीजों पे मैंने काम किया, कुछ चीजें जो मॉक इंटरव्यू सजेस्ट करते थे उनको इग्नोर भी किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और जहां पे आपको लगे कि सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रहा है, इग्नोर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका रियल टेस्ट मेन इंटरव्यू में होगा, वहां पे नहीं। कुछ एक आध क्वेश्चंस जो मैडम आप शेयर कर सकें और उसको कैसे टैकल किया, और आपने जैसे बताया कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो सकता है, बट यू केप्ट ऑन और यू आर फर्म। तो मैं कहूँगी, जैसे मैं इनिशियली जब गई, मैं जाके बैठी तो चेयरमैन सर ने मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया। उसके बाद में ही स्टार्टेड, मतलब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन की एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है। उसके बाद में कि ट्राइबल मूवमेंट्स बताइए आप 3, और वो क्यों हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। 3 पेजेंट मूवमेंट्स बताइए, उनकी इम्पोर्टेंस बताइए। और आईज इन द स्काईज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन था जब मैंने जयमिन सर को बोला कि सर आई हैव नो आइडिया, आई एम वेरी सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, एक आप गेस कर सकते हैं। तो उन्होंने जब मुझे लिबर्टी दी गेस करने की, तब मैंने गेस किया। मेरा गेस रॉन्ग था, बट एट द सेम टाइम मैं उनको पहले ही बोल चुकी थी कि मेरे को नहीं आता है, तो मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं थी। उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं। फिर एक और मेंबर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे मेरी हॉबीज से रिलेटेड। साउथ कोरियन ड्रामाज आप क्यों देखते हैं, कौन सा आपका फेमस वाटर कलर पेंटर आपका आपको पसंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और मतलब विमेन के लिए क्या इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट के। फिर मतलब ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा। फिर there was particularly one member, आई थिंक ये पैनल का स्ट्रैटेजी होता है कि एक मेंबर थोड़े ग्रिलिंग क्वेश्चंस पूछेगा आपको प्रेशराइज करने के लिए। तो उन मेंबर के क्वेश्चंस पे मैं काफी ज्यादा आई डू नॉट नो सर, आई एम रियली सॉरी और ऐसा बोल रही थी। तो थोड़ा लगा कि अब तो एकदम लगातार 3-4 बार मैं मना कर चुकी हूँ कि नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम था कि अगर मैं झूठ बोलूंगी या जबरदस्ती आंसर करने की कोशिश करूंगी, तो वो ज्यादा गलत हो जाएगा, बिकॉज वो मुझे एक डिसऑनेस्ट कैंडिडेट ऑलरेडी बना देगा। तो मतलब मैं अपनी ऑनेस्टी को अपना कॉन्फिडेंस बना लिया था कि भाई मना कर दो, नहीं आ रहा है तो। झूठ झूठ बोलने से तो ये अच्छा है, क्योंकि उनको ये तो दिखेगा कि नहीं आता है, तो साफ साफ मना करते हैं। तो यही था कि हाँ, थोड़ा उस टाइम पे लगा कि अरे नहीं दे रही हूँ, पर फिर वापस से अपने आप को कंपोज करो, तुरंत जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर करो, नहीं आता है तो मना कर दो, वो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। मैडम, अगर इस पूरे अटेम्प्ट की बात करूं तो ऐसी 3 क्वालिटीज वुड यू थिंक हैज प्लेड वेल फॉर यू कि इस बार वन गो में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों ही क्लियर हो गया? आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा कॉन्फिडेंस, बिकॉज मुझे हमेशा से ये कॉन्फिडेंस था कि वंस आई क्लियर प्रीलिम्स मैं मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ। तो वो मेरे को मेरे कैलिबर पे कॉन्फिडेंस था कि आई डिजर्व टू बी अ सिविल सर्वेंट एंड आई हैव द कैपेबिलिटीज टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। तो वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में हार्ड वर्क, मतलब जब मैं इतने टाइम से सिर्फ मेंस लिखने के मौके की तलाश में थी, मुझे मौका नहीं मिला था। तो मैंने उस प्रीलिम्स क्लियरेंस को एक ब्लेसिंग की तरह देखा। मैंने देखा कि ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, और फिर मैंने मेंस की तैयारी में अपनी पूरी जी जान लगा दी। मतलब कि मैं अब आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। मैं सब कुछ इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगी कि कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि मैं मेंस ना क्लियर कर पाऊँ। तो मैं रेगुलरली टेस्ट सीरीज देती थी, रिवाइज करती थी, मतलब मैं एग्जॉस्ट भी हो जाती थी।
आई रिमेम्बर देयर वाज दिस फेज, मतलब ऑलमोस्ट जब दिसंबर मिड आ गया था, मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। तभी भी मैं अराउंड 4 5 6 घंटे पढ़ती थी। मतलब जब मेरा एग्जॉशन वाला फेज था, मैंने उसमें भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। बट एट द सेम टाइम मैं रेगुलरली अपने दोस्तों से बात करती थी, मैं टीवी सीरीज देखती थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं राइट टाइम पे पीक करनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस राइट टाइम पे पीक करनी चाहिए। तो अगर मैं उस टाइम पे एग्जॉस्ट होने के बाद में ब्रेक नहीं लेती जो मैंने लिया, तो शायद मैं अपने मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत एग्जॉस्टेड फील करती और मैं नहीं लिख पाती। तो क्योंकि मैंने एक लंबा ब्रेक ले लिया था बीच में, जिसमें मैं बहुत लिमिटेड पढ़ाई कर रही थी, बहुत थोड़ा सा, मतलब 4 5 घंटे, और वो भी पूरे दिन में स्प्रेड करती थी, सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, दिन में ब्रेक ले लिया, रात में 2 4 घंटे पढ़ लिया, वो वाली चीज। तो इस वजह से मैं अपने मेंस के टाइम पे पीक कर पाई, एंड मेरा जो नॉलेज बेस रिविजन सब कुछ बहुत ही हाई मोमेंटम पे थी मेरी प्रिपरेशन, और वो चीजें मेरी आंसर शीट्स में रिफ्लेक्ट। मैडम हम सेशन के एंड में हैं एंड इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव योर जर्नी विद अस। बहुत सारी नई चीजें आपकी जर्नी से पता चली और मुझे लगता है दिस विल ऐड एज अ वैल्यू एडिशन फॉर एस्पिरेंट्स कि कभी हार नहीं माननी है और बस पढ़ाई करना है और जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको किस तरीके से बेटर वे में आप उसको एग्जामिनेशन डी डे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनल टिप सजेशन कुछ? फाइनल टिप्स के लिए आई वुड से दैट दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल माइट नॉट क्लियर द एग्जाम, बट द मोस्ट हार्डवर्किंग पीपल विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। तो आपको हार्डवर्क को अपना मूल बनाना होगा, मूल आधार जो कोर स्ट्रैटेजी है वो हार्डवर्क। मुझे ये पता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने हार्डवर्क नहीं किया तो मेरी इंटेलिजेंस इज अ वेस्ट, क्योंकि वो मुझे सिर्फ इस एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं दिलवा सकती, क्योंकि पूरी कंट्री के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आपसे कम इंटेलिजेंट होंगे, बट आपसे ज्यादा हार्डवर्किंग होंगे। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि जब आप रिलैक्स कर रहे होंगे बहुत टाइम पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं हमेशा ये सोचती थी जब मैं ब्रेक लेती थी, तब अगर मैं जरूरत से ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, कि जब मैं इंजॉय कर रही हूँ तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मुझसे उस रेस में आगे निकल चुके हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आपके हार्डवर्क पे कॉन्फिडेंस है। तो मैं, मतलब मेरे को मेरे हार्डवर्क पे कॉन्फिडेंस था कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, चाहे मैं लकी हो ना हो, मैं इंटेलिजेंट हो ना हो, बट मेरी हार्डवर्क जो थी थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, मैंने हर लेवल पे बहुत हार्डवर्क किया है, और वो हार्डवर्क इज डेफिनेटली गोइंग टू फेच मी द रिजल्ट्स। तो आप हार्डवर्क को अपना मूल आधार बनाइए, अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट रहिए, एट द सेम टाइम जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको इग्नोर मत कीजिए। अभी टाइम रहते, मौका रहते उन पे काम कर लीजिए, ताकि जब मेन एग्जामिनेशन होगा वहां पे आपको कोई रिग्रेट ना हो कि काश मैंने उस टाइम पे मेहनत कर ली होती। तो काश वाली चीज आपके पास में रहनी नहीं चाहिए। लाइक डोंट लीव इट कि व्हाट इज, और या फिर काश ऐसा किया होता था, मतलब मैंने वो स्कोप ही नहीं छोड़ा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम श्योर आप सब लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच मैडम फॉर ऑल दीज वैल्यूबल एडवाइस। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं दे विल फाइंड न्यू आइडिया अबाउट प्रिपरेशन और क्या माइंडसेट एक्चुअली यूपीएससी सीएससी के लिए होना चाहिए। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी आर ग्लैड दैट वी कुड बी हैव बीन पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। थैंक यू।